चलो अब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है ऐसा बोला जा रहा है। किसने रिवाइज किया है कल का कुछ भी या नहीं? थोड़ा बहुत याद हो तो कोई बात नहीं, आई विल स्टार्ट विद द सेम। यहाँ देखो, कल ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। ये क्वेश्चन याद है, यहीं से शुरू करता हूँ। यहाँ पे यस हमने सर। रखा था बेटा मास 2m, यहाँ पे रखा था हमने मास 2m, इसका प्रोजेक्शन हमने कहाँ बनाया? यहाँ पे। अच्छा, अब सवाल है सर a 60 क्यों आया? तो बेटा इस a के दो कंपोनेंट बन रहे थे, एक कंपोनेंट बन रहा था a sin 60 डिग्री, एक कंपोनेंट बन रहा था a cos 60 डिग्री, सिर्फ ये हमारे काम का था। ठीक, इसलिए हमने इसके पॉइंट्स लिखे। तो यहां तक सारी बातें नॉर्मल चल रही थी, हमने देखा कैसे क्या सॉल्व होता है। नाउ अब मैं थोड़ा सा मास पे बात करना चाहूंगा। मास जानते हो बेटा क्या है? व्हाट इज मास? एनी वन ऑफ यू जो जानता हो मास क्या है? एनी वन ऑफ यू हु नो व्हाट इज So मास? amount of substance. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेरी गुड। और कोई बेटा? एनी वन ऑफ यू? मास, Number of particles present in body. नंबर ऑफ पार्टिकल, वेरी गुड। देखो बेटा, बेसिकली मास होता क्या, अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे पहले इट्स अ पॉजिटिव एंटिटी। मास कभी नेगेटिव हो सकता है? No sir. नो सर। अरे भूत का मास नेगेटिव नहीं होता है, दिखता है तुमको? हाँ नहीं होता है। चलो, प्रैक्टिकली मास नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, कुछ ना कुछ मास हर चीज का होगा और उसकी रीडिंग हमेशा पॉजिटिव में आएगी। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मास ऑफ अ बॉडी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सोच के देखना कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ बेटा, मास को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अच्छा सर, लेकिन ये मास है क्या? तो मास कुछ नहीं होता है बेटा, जितना उसका मेजरमेंट होगा हर पार्टिकल का। जैसे सपोज कर लो एक बॉडी है, राइट? अब इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स है, दिख रहा है आपको? सबने जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड मास। याद रहेगा बेटा, स्पेस मीजर ऑफ ऑक्यूपाइड। इनर्शिया भी तो बोल सकते हैं। क्या बेटा? मीजर ऑफ इनर्शिया, वो भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मास का एक प्योर डेफिनेशन यही होता है बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर ऑक्यूपाइंग द स्पेस। मतलब कोई भी पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो, हर बॉडी के अंदर आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, आपने पढ़ रखा है, ये तो पढ़ा है ना सबने? नहीं सर। अच्छा, ये पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो मास बहुत तरह के होते हैं, जैसे हम जो अभी पढ़ के आए हैं बेटा, अभी जो ऊपर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें दो सिस्टम होते हैं। सिस्टम समझ रहे हो क्या होता है? सिस्टम मतलब कुछ नहीं होता है बेटा, पढ़ाई करना होता है, दैट्स इट। अब मास दो सिस्टम में पढ़ा जाता है। वन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सिस्टम, अदर इज डिस्क्रीट। सर ये तो बड़ा गंभीर वर्ड लग रहा है, टेंशन मत लो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब बताता हूं। सपोज कर लेते हैं जैसे पेन का बॉक्स है, राइट? अब देखो ये कैसा मास दिख रहा है आपको, कैसा लग रहा है इसका मास? हर जगह कंटिन्यूअस है, Continuous. कहीं Yes से sir. फटा फुटा है? नहीं। अब देखो, सुनो, अब देखो, अब कैसा लग रहा है? फटा फुटा लग रहा है? Yes sir. लग रहा है। चलो अब देखो, अब ये सपोज हमारा मास है, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे। अब ये आपको एक परफेक्ट सिमेट्री दिख रही है क्या कहीं से? No sir. नो सर। Perfect तो नहीं है। नहीं तो एक और काम करते हैं, लेट अस सपोज कोई धागे इतना पतला पार्टिकल ले लेते हैं, मान लो एक धागा है बेटा, उससे भी छोटा कर देता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ इस पेपर का, ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, इस पेपर का सेंटर ऑफ मास बताओ, बता पाओगे आराम से या टाइम लगेगा थोड़ा? क्या लगता है? टाइम लगेगा सर सर। जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास। ज्योमेट्रिकल वही कैसे फाइंड करेंगे बेटा, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। सर टाइम अगर मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही। चलो कोई नहीं, देखते हैं बेटा कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक साथ, इन अ बंच। याद रखना बेटा, गुच्छे में, जैसे ग्रेप्स होता है, इन अ बंच। हम आते हैं कंटिन्यूअस पे। व्हाट इज कंटिन्यूअस? तो कंटिन्यूअस का मैं सबसे पहला एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। एक लॉन्ग आयरन रॉड ऐसा होता है बेटा,
दिस इज अ कंटिन्यूअस सिस्टम। ये पेपर का टुकड़ा अगर आप इसको देखो तो ये कुछ इस शेप का है बेटा, दिख रहा है ऐसे शेप का पेपर का टुकड़ा। यस सर। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, चलो इसका सेंटर ऑफ मास, हाँ बेटा इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास, इस पेपर का सेंटर ऑफ मास दिख रहा है, इसका शेप बहुत टेढ़ा ताड़ा है, मतलब परफेक्ट सिमेट्री में नहीं। यस सर। कैसे Yes, निकालेंगे? तो मैं सबसे पहला टॉपिक डालता हूं, कंटिन्यूअस सिस्टम, कंटिन्यूअस मास सिस्टम। हम इसका सेंटर ऑफ मास अगर निकालने में कामयाब हो गए तो मजा आ जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, कोशिश करते हैं, बाकी निकलना नहीं निकलना देखा जाएगा। फिजिक्स में कितना निकल सकता है कितना नहीं निकल सकता है भगवान जाने। देखो हमने अभी तक क्या सीखा, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस फर्स्ट। अभी तक हमने क्या सीखा, कैसे निकालते हैं हम सेंटर ऑफ मास। ये लेंथ कितनी हो गई बेटा, एल हो गई, मान लेते हैं हम इसका लेंथ है एल। मानना क्या है यार, एल लेंथ का है ये, ठीक है, ये है एल लेंथ का। अब हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ, क्या फॉर्मूला कल हमने पढ़ा है, इज इक्वल टू x1 समेशन m i x i M1 X1 plus M2 समेशन होगा X2 सर, plus M3 सम करते जाएंगे। Mn समीशन भी कर दो कोई दिक्कत नहीं बेटा, m1 M1 प्लस plus M2 plus नाउ मेरा सवाल ये है यार, ये ऐसा नहीं लग रहा एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट दिख रहा है आपको एकदम परफेक्ट, क्या ये Yes, सेम sir. वैसे ही है क्या? yes. No ये sir. इसका ज्योमेट्री आपको समझ आ रहा है, इसका ज्योमेट्री खुद मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, कैसी ज्योमेट्री है इसकी। यहां से देखो अलबेली सी इसकी ज्योमेट्री है बेटा। इसके लिए अगर हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो जो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी वो सही आएगी क्या? No sir. No. No sir. हर अभी जगह सही मास नहीं अलग आएगी अलग होगा बेटा, ना। क्योंकि सिमेट्री ही अलग अलग है, तो इससे हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? अगर आप इस पे देखो तो ये है हमारा फर्स्ट रॉड बेटा, दिस इज द फर्स्ट आयरन रॉड, ठीक, एंड दिस इज द सेकेंड पीस ऑफ पेपर, ये जो मेरे हाथ में अभी है, इसकी सिमेट्री कुछ ऐसी है। नाउ हम अगर इसके लिए जो कैलकुलेट करेंगे इसके लिए कभी ट्रू नहीं होगा, ये बात तो आप सब समझ रहे हो। क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा द रीजन इज हियर द मास इज, हियर द मास इज unevenly distributed, unevenly distributed। यहाँ पे जो मास है बेटा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। एंड हेलो बेटा, हेलो हेलो एंड माय डियर, अभी कुछ नहीं बेटा, बस ये पेपर और कल वाले का कंपैरिजन करा रहा था। कल मैं था नहीं सर, एक बार बता दो सर क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा कोई नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर में बस इस टॉपिक को पढ़ा के एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? अभी इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक, चलो अब देखो यार, हियर द मास इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब क्या है, कहीं पे मास ज्यादा है, समवेयर मास इज मोर, समवेयर मास इज लेस। आपको दिख भी रहा होगा इस पेपर में, कहीं पे मास ज्यादा है कहीं पे मास कम है। तो सर इसको निकाले कैसे? और सर आप पहले ये बताओ कि सर कुल मिला के इसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड क्यों नहीं है? इसलिए नहीं वैलिड है बेटा, द रीजन इज क्योंकि मास हर जगह सेम नहीं है, तो आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो गलत आ जाएगा। अब कैसे निकालें, सवाल तो ये, छोटे पार्ट्स में निकालना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन छोटे छोटे पार्ट्स में। एक काम करते हैं, इसी पेपर के लिए बेटा, लेट अस सपोज इसी पेपर के लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में पहले तोड़ के देखते हैं क्या आंसर आता है। सपोज ये मेरा पेपर का टुकड़ा है, ऐसा कोई टुकड़ा है पेपर का, एंड अब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वी विल यूज अ सिंपल टेक्निक। इंटीग्रेशन पढ़ा था किसी ने? यस सर, इंटीग्रेशन करेंगे। यस सर। इंटीग्रेशन सबने पढ़ा था एक, किसी को याद है इंटीग्रेशन क्या होता है? सर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स डिफरेंशिएशन को उल्टा करना, डिफरेंशिएशन का उल्टा और बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। चलो देखते हैं बेटा, वेरी गुड, याद तो है तुम लोगों को। देखो बेटा इसका लेंथ एल होगा, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ये लेंथ बेटा हम एल ही सपोज करेंगे, आई डोंट थिंक इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। बट मास यार मास कैसे सपोज करें, और कैसे हम ये बताएं कि एक्स एक्सिस से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सबसे पहला सवाल, चल थोड़ा ट्राई करते हैं बेटा सॉल्व करने का। देखो हम क्या करते हैं, छोटा सा स्ट्रिप मार्क कर लेते हैं यहाँ पे कुछ दूरी पे बेटा, एंड उस दूरी का नाम हम दे देते हैं एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक स्ट्रिप मार्क कर ली, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा मार्क कर लिया। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर
अगर ये टुकड़ा यहां से यहां मूव करेगा, सपोज अगर ये पीस, अगर इस पीस को मैं यहां से यहां मूव करा दूं, ऐसे मूव करा दूं, तो क्या पूरा एरिया कवर नहीं कर रहा है? देखो बेटा, यस सर। ये देखो ये पीस पूरा एरिया कवर करते जा रहा है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो मैथ्स वालों ने बोला आप इसको ऐसे लिखो, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इसी को हम बोल देते हैं लिमिट। लिमिट का क्या मतलब होता है बेटा? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो एरिया कवर कर रहा है यहां से लेके यहां तक, इसी को हम इंटीग्रेशन में यूज भी करते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैथ्स में आप आगे सीखोगे, बट थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको कि जब भी आप लोअर लिमिट बताते हो, आप ये बताते हो कि यहां से लेके यहां तक एरिया कितना स्वाइप हो रहा है, कवर हो रहा है, यही बताते हो। ठीक, चले सेकंड पार्ट में। यस सर। चलो, इसको हम बोल देते हैं स्मॉल एलिमेंट्री एरिया। आपने इसको कंसीडर किया है पहले भी, अगर आपको याद dx, yes, sir. स्मॉल एलिमेंटल एरिया बोला जाता है। अब सुनो, एल लेंथ पे मास कितना होगा बेटा? मतलब सर m एल लेंथ पे कितना मास है? सर मास कितना हो सकता है? m सर ले लेंगे। एम मास ले लेते हैं। सर एम क्यों लिया बेटा? मुझे नहीं पता इस पेपर का कितना मास है, चलो मान लेते हैं एम होगा, इसका लेंथ एल है और इसमें मास एम होगा। मुझे अभी नहीं पता कितना है, क्या है, नहीं पता, बट मैं ये जरूर मान सकता हूं कि एल लेंथ पे इस पेपर का मास एम रहने वाला है। फिर बताता हूं बेटा, इस पूरे लेंथ पे इस पेपर का मास एम रहने वाला है। इसमें डाउट है तो बताओ किसी को? नहीं, पक्का? अब अगर मैं इसको बहुत सारे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूं और मैं किसी एक टुकड़े का मास लेंथ कैलकुलेट करूं, इसको हम बोलते हैं यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना रहेगा बेटा इसका मास? सर ये क्या होता है? ये बेटा एक बहुत छोटे से टुकड़े, एक पॉइंट के लिए अगर मैं पूछूं यहाँ पे मास कितना है, तो आप क्या बोलोगे? जितना टोटल मास है उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। या अगर मैं पूछूं कि यार इस पार्टिकल की लेंथ कितनी है यहाँ पे, आप क्या बोलोगे? यार जितना है उसको लेंथ से डिवाइड कर दो यहाँ की मास को। ये आपने पढ़ा था थोड़े दिन पहले भी, नहीं? यस सर। अगर आपको याद हो तो इसी चीज को हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी। सर क्यों ऐसा बोलते हैं? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप इस पेपर पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, बेटा एक सेकंड, अगर आप इस पेपर पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, सपोज ये पॉइंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत छोटा पॉइंट है, ये देखो, सबको ये पॉइंट दिख रहा है क्या? यस अब दिख रहा है सर। दिख रहा है दिख रहा सर। है। चलो, इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं कि कितना लेंथ है, तो आप क्या बोलोगे? सर जितना मास है उससे टोटल लेंथ को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। और एक तरह से देखा जाए तो बेटा हम यही पता लगा रहे हैं उस छोटे से एरिया में कितना मास या लेंथ है, तो हम डेंसिटी भी उसको बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पे कितना मास होगा, हम यही तो पता लगा रहे हैं। यस और नो? सोच लो। यस सर। अब आप बताओ मुझे, अब आप बताओ कि dx लेंथ पे लंबाई कितनी होगी? dx लेंथ पे कितनी लंबाई होगी? या dx लंबाई का मास कितना होगा? चलो थोड़ा सा चेंज dm कर, सर, dm कितना होगा? dm डीएम। पक्का? यस सर। अब देखो यहाँ पे होगा dm, और dm की वैल्यू हम कहां से फाइंड करेंगे? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, किस छोटे से इस पॉइंट का हम मास कहां से फाइंड करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड दिस मास। और यही सवाल अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे कैसे देखो, अगर मैं बोलूं बेटा dm इज अ यूनिट लेंथ और यूनिट मास, तो सही होगा या गलत होगा? आप बताओ। सर सही होगा। सही होगा। एक काम करता हूं मैं, एक यूनिट में मेरे पास कितना मास था? m/l, तो dx में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो। नहीं सर ये समझ नहीं आया, देखो समझाता हूं बेटा। मान लो राम के पास 3 चॉकलेट है, ठीक है, और एक चॉकलेट का प्राइस है 5 रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं राम ने कितना पैसा खर्च किया, आप कैसे बताओगे?
15 रुपीज। आप कैसे बता पाए? आपने क्या किया, अपने दिमाग में सबसे पहले 1 के लिए मल्टीप्लाई किया 5 से, तो आंसर 5 आया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन द सेम वे अगर कोई मुझसे पूछे टोटल लेंथ पे मास कितना है बेटा, LM है, ठीक है, और DX पे कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, एक पार्ट के लिए जितना था उसको अगर मैं DX से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा। सेम लाइक राम के पास 3 चॉकलेट था, एक चॉकलेट पड़ा उसको 5 रुपए का। हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं बेटा, देखो यस सर। एक बार फिर से आपको देखो यहाँ पे एरो देके समझा देता हूं बेटा, कि ये एक पॉइंट पे हमको पता था 1 पॉइंट पे इतना है, और DX का टोटल के लिए हमने क्या किया, 1 पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल से, यही किया यहाँ पे DM के लिए। ये समझने में डाउट तो बताओ, फिर से एक बार समझा दूंगा। डाउट है बेटा किसी को भी? नहीं सर नहीं। नहीं, चलो चलो देखो देखो देखो, अब वापस से इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमने शुरू में शुरू किया था, कि सपोज ये है अनइवन शेप का कोई मास, और इसके लिए मैं जानना चाहता हूं X एक्सिस से सेंटर ऑफ मास कितना होगा और Y एक्सिस से सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। देखो कैसे, X एक्सिस से सेंटर ऑफ, कल हमने क्या किया था, M1x1 प्लस M2x2 ऐसे सॉल्व किया था बेटा। सर करेंगे हम अभी भी यही, पर तरीका बदल जाएगा। देखो अगर मैं आपसे पूछूं एक पॉइंट के लिए, तो बेटा ये बहुत छोटे छोटे मासेस से मिलके बना है, देखो बहुत छोटे छोटे मासेस से मिलके बना है, दिख रहा है सर इनफाइनाइट छोटे छोटे मासेस से मिलके बना है। तो एक को मैं DM बोल दूं बेटा, एक को मैं DM बोल दूं। DM Yes. मतलब DM मत सोचना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM का मतलब होता है छोटा सा मास, ठीक है। एक और जादू दिखाऊं, जादू देखेगा कोई? देखो अगर DM को मैं 0 से M इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? M M आएगा। M आएगा सर। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये कि अगर सारे छोटे छोटे पार्ट्स को मैं जोड़ दूं, कहां से लेके कहां तक, ओरिजिन से लेके टोटल डिस्टेंस M तक, तो आंसर क्या आएगा? M तो क्या पेपर का मास M एज्यूम किया था हमने? तो बिल्कुल सही एज्यूम किया, ठीक है। अच्छा M1x1 हमने लिखा था बेटा पहले, अगर आपको याद हो तो हमने M1x1 लिखा था। हम उसी चीज को अब थोड़ा टेक्निकली लिखेंगे, कैसे? देखो बेटा, समेशन में इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू DM हमने एक पॉइंट के लिए फाइंड कर लिया, मतलब हमने इस पॉइंट के लिए जो कि एक डिस्टेंस x पे रखा था, जो कि बेटा एक डिस्टेंस x पे रखा था, इसके लिए लेंथ इसकी DM फाइंड कर ली, ठीक है। इसमें डाउट तो बताओ। साथ में हम क्या करते थे, नीचे सारे मास का क्या करते थे बेटा, डिवाइड कर देंगे सर। डिवाइडेड बाई टोटल मास को मैं ऐसे लिख दूं DM। यस सर। वेरी गुड, चलो ये तो मैंने बना दिया। सिमिलरली अब आप Y एक्सिस के लिए खुद से बनाओ। चलो अब तुम लोग बताओ क्या फॉर्मूला आएगा Y एक्सिस के लिए, ट्राई करो। सर x की जगह y आ जाएगा। बस पक्का? यस सर। सर इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ये कब करना है? जब आपको ये नहीं पता हो कि मास कैसा है, तभी आप इसको, अभी हम समझेंगे कब किया जाता है, बट ये फॉर्मूला समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ बेटा। एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? किसी को बेटा दिक्कत? एक बार और जल्दी से समझा देता हूं। मैंने ये बोला बेटा, एक डिस्टेंस x पे एक छोटा सा पार्टिकल एज्यूम कर लो DM, और इसके लिए सेंटर ऑफ मास निकाल दो और इंटीग्रेट कर दो, तो सबके लिए आ जाएगा। इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिखा होता x1 DM1 प्लस x2 DM2, इसी को मैंने ज्यादा अच्छा समझा कि इंटीग्रेट में लिख दो x DM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। अच्छा z के लिए कौन बताएगा, जल्दी बोलो, z के लिए क्या आएगा? सर इंटीग्रेशन DM अपॉन y की जगह इंटीग्रेशन DM। बस यही है बेटा मेन फॉर्मूला, और यही सबसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करते हैं इंजीनियरिंग में। जब हमको ये नहीं पता होता है बेटा कि पर्टिकुलर ज्योमेट्री है जिसमें सेंटर ऑफ मास है या नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इससे आप किसी गिरे हुए पत्ती का भी सेंटर ऑफ मास बता सकते हो, हालांकि आपको उसका शेप नहीं पता है, पत्ती का शेप अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर पेड़ का सही होता है, बाकी सबका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब मैं आपसे पूछ लूं केले के पेड़ का पत्ती का सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आप थोड़े टाइम के लिए तो डर जाओगे, ठीक, लेकिन डरना नहीं है सर। अब उसके लिए डर- फिर फंक्शन भी तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ बेटा, फंक्शन भी तो ढूंढना पड़ेगा ग्राफ प्लॉट कर करके।
हाँ अरे देखो अभी दिखाता हूँ, बिना फंक्शन के ट्राई करते हैं कैसे होगा। देखो बेटा, इसी फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा आगे अगर बढ़ना चाहूँ सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए, तो फॉर्मूला क्या था, एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब डीएम की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी बेटा, अगर आपको याद हो तो, एक्स इंटू M एम बाई M upon L है ना सर, M upon L। एम अपॉन एल इंटू डीएक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम अपॉन एल इंटू dx यही आएगी। अब सुनो बेटा, लोअर लिमिट क्या बनेगा इस केस में, बताओ आप लोग, लोअर लिमिट क्या बनेगा अगर ओरिजिन यहाँ पे है तो, और ये सर पॉइंट 0। 0, L, लोअर लिमिट क्या बनेगा, अपर लिमिट अपर लिमिट सर L। अब बताओ फिर से लोअर लिमिट क्या बनेगा बेटा, 0 अपर लिमिट L 2L 2L, 0 to L बेटा, लेंथ L माना है हमने इस पेपर का। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करें, कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इंटीग्रेशन करेंगे ना पहले तो। कोई इंटीग्रेशन, चलो एक बच्चे ने एटलीस्ट बोला। हाँ बेटा आपने रेज हैंड किया, बताओ अभी ज्वाइन हुए हो आप, कर दोगे? यस सर। ठीक है। इसको खत्म करा के एक और बच्चे ने बोला है तो मैं दोनों के लिए एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक, बस ये खत्म होने ही वाला है। अब देखो बेटा, क्या किसी ऑब्जेक्ट की लीनियर डेंसिटी बदल सकती है, इसका मतलब ये बेटा जो छोटा सा पेपर हमने एज्यूम किया था, क्या इसका पेपर का मास बदल सकता है बेटा हर पॉइंट पे, क्या है लोहा का बन सकता है थोड़ी देर बाद, नो ये सर। पेपर में ही रहेगा सर, ये पेपर का ही रहने वाला है, तो ये हो जाता है M/L बाहर आ जाता है, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सिर्फ X का। किसके साथ, dx के साथ। सिमिलरली नीचे क्या बच जाएगा बेटा, सर नीचे MLX बन जाएगा। m यहाँ भी कॉमन आ गया, L into max और क्या बन गया Yes, साथ sir. में, dx। सिर्फ dx बेटा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x, ये तो खत्म हो गए। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x square upon 2। वेरी गुड। और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये कोई गलत मत X। है, सर X। तो द आंसर विल बी हाउ मच, L square upon 2 minus 0। एक सेकेंड, सर L upon 2 होगा कितने का बनता है? L upon 2 होगा पक्का, चलो यस सर। L square upon 2 minus 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नीचे भी यही चीज करनी पड़ेगी बेटा, नीचे क्या बन जाएगा, L माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया इसका, L upon 2 यस सर L upon 2। अपॉन 2 डिवाइडेड बाई L, L से L कट गया, तो X से सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा बेटा, L upon 2। अब तुम लोग Y से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। चलो नाउ द टारगेट फॉर यू पीपल इज कैलकुलेट फ्रॉम Y से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो, कितना आएगा सर L की जो विड्थ होगी मतलब ओरिजिन कहाँ जाता है यस सर। सर 0 ही हो जाएगा। 0, क्या लगता है कितनों का 0 आया आंसर, 0 तो नहीं होगा, उसकी हाइट भी तो होगी ना, मतलब जैसे हमने ओरिजिन लिया है। सर ये क्या आएगा, कुछ नहीं बेटा, रॉड का कुछ ना कुछ डायामीटर होता है। यस सर। हाँ सर होता है, बस उसके अलावा इंटीग्रेट करना होता है, कोई बात नहीं आगे मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। अच्छा अब जो बच्चे बोल रहे थे सर रिपीट कर दो, तो एक बार और समझाता हूँ बेटा क्या क्या किया हमने अभी तक। देखो शुरू से समझाता हूँ, ये थोड़ा सा वैसा इंटीग्रेशन है इसलिए लोग डरते हैं, बट इसमें कुछ खास है नहीं। देखो हमारे पास अभी तक जो भी ज्योमेट्री थी वो हमने पढ़ी थी, और उसके अकॉर्डिंग हम सेंटर ऑफ मास बहुत आराम से फाइंड कर ले रहे थे। बट व्हाट इफ सपोज कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें हमको ज्योमेट्री पता ही नहीं है, कहीं मास ज्यादा है कहीं मास कम है, तो हम क्या करेंगे, पुराने फॉर्मूले से चलेंगे, आंसर इज नो। हम क्या करेंगे, छोटा सा स्ट्रिप लेंगे और उस स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ के लिए, तो हमें पूरे के लिए आंसर मिल जाएगा। अब इसको करते कैसे हैं, तो यहाँ पे L लेंथ है मास M का, ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है।
कि पूरे एल लेंथ पे मास छाया हुआ है m, ये चीज सबको दिख रही है। हमने पता किया यार एक पॉइंट पे कितना मास हो सकता है या एक पॉइंट पे कितना लेंथ हो सकता है। इसको कैसे पता किया? हमने कुछ नहीं किया, यूनिट लेंथ एल ले ली या डीएल मान लो, मानना है तो इसकी वैल्यू हमने बोल दी एक पॉइंट पे इतना मास है, इंटू कर लो आपको जहां पे कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। और इसी चीज को हमने ऐसे लिखा कि छोटे से एरिया में कितना मास है, इस एरिया में कितना मास है, तो जितना एक एरिया में मास है इंटू डीएक्स कर दो। ठीक, डाउट है बेटा? यस सर, क्लियर। जब आप m/l कर रहे हो तो सर आपने जी। तो ये एज्यूम कर लिया कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। नहीं नहीं, ये नहीं किया मैंने assume। सर। अगर ये मैं कर लेता तो डीएम लेता ही नहीं, डायरेक्ट लिखता m इज इक्वल टू डीएक्स। डीएम का मतलब क्या है? छोटा सा एक एरिया, कितना छोटा? एक पॉइंट इतना एरिया बेटा। ठीक है, मैंने सर l/2 इसलिए तो आ गया, वरना तो अगर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो थोड़ा सेंटर ऑफ मास अलग आ जाता। इस केस में आ गया, हर केस में नहीं आएगा, जैसे अभी हम करेंगे बेटा। ठीक है, इस केस में आ गया, बढ़िया है। चलो फिर हमने क्या किया? हमने इंटीग्रेट किया। अच्छा, लिमिट 0 से l क्यों ली? तो देयर इज अ वेरी सिंपल रीजन। लिमिट 0 से l लेने का, यहां से एरिया शुरू हो रहा था, यहाँ पे x की वैल्यू थी 0,0 और यहाँ पे x की वैल्यू थी l के इक्वल, इसलिए क्योंकि टोटल लेंथ l है बेटा। और काउंटिंग कैसे करते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो, तो ये l था। ठीक है बेटा, चलो। यस सर। इतना जल्दी ये सोच रहे हो कि समझ आया नहीं आया, कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो मैं बोल रहा हूं, सपोज एक केस ले लेते हैं, यहाँ पे एक रॉड है हमारे पास, एंड रॉड इज अ फंक्शन ऑफ। सर फंक्शन मतलब शादी ब्याह? नहीं बेटा, फंक्शन का मतलब मैं बताता हूँ। रॉड का एक फंक्शन है, यानी कि लीनियर मास डेंसिटी है उसका कुछ, वो कितना है अभी आपको पता चल जाएगा। एक रॉड है, उसके पास कुछ ना कुछ लीनियर मास डेंसिटी है, आपको उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, और उसकी लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू kx स्क्वायर। सर प्रैक्टिकली सर समझ नहीं आया, लैम्डा इज इक्वल टू kx स्क्वायर। कोई बात नहीं बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू kx स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझा देता हूं आपको। अच्छा, एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, सबको पता है? यस सर। ऐसा है जिसको नहीं पता है, एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है? एनी वन ऑफ यू? चलो देखो, लैम्डा इज इक्वल टू kx स्क्वायर का मतलब ये है बेटा, ये कुछ इस फॉर्म में होगा। बचपन में भी तुम लोग ऐसे पेपर को करते ही थे। चलो, ये दिख रहा है, दिस इज योर लैम्डा इज इक्वल टू kx स्क्वायर। हल्का सा कर्व दिख रहा है क्या बेटा सरफेस? यस सर। इसी को बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू kx स्क्वायर। अब इस तरह के किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो इनफाइनाइट लेंथ का हो, बहुत बड़ा हो, हम अब कैलकुलेट करने वाले इस तरह के लिए कैसे फाइंड करेंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे सोचो। कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन पूरा यही बोल रहा है कि इस लीनियर मास डेंसिटी के लिए कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ center of mass. How we are going to find this? सर बड़ा तगड़ा लग रहा है। सर जो हाइट के लोग होगा वो वाला निकालना है ना। ये देखो बेटा, ये इसी तरह था पेपर इसी तरह था, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, चलो चलो बेटा, देखो अब देखो, अब देखो नीचे भी इसी तरह था ये। ठीक है, परफेक्टली दिख रहा है आपको? यस सर। अगर आप देखो तो क्या आपने पैराबोला इक्वेशन ऐसे ही कुछ पढ़ा है? क्या आपने पैराबोला इक्वेशन ऐसे ही कुछ पढ़ा है? यस सर। बस प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकली चीजों का तो कर रहे हो, इसलिए मैकेनिक्स मजेदार, प्रैक्टिकली सब कुछ दिखता है। चलो तुम लोग को लग रहा होगा काहे का मजेदार है भैया, दुख है दुख है। चलो देखो, अब देखो बेटा, इसका लेंथ हम एज्यूम कर सकते हैं एल होगा। कितना बड़ा है मुझे नहीं पता, Yes, मान sir. लेता हूं एल होगा, लेट अस सपोज द लेंथ इज एल। अब सवाल यहाँ पे शुरू होता है। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यूनिट लेंथ कितना है इसका? यूनिट सर dx ले लेंगे ना। कितना है? तो दे तो रखा है kx स्क्वायर। अच्छा, kx स्क्वायर पक्का? इसका यूनिट लेंथ हर पॉइंट पे बेटा अगर आप देखो तो क्या पैराबोला जैसा नहीं दिख रहा है? kx स्क्वायर। ठीक,
अच्छा, अब लंबाई के टोटल के लिए कितना हो जाएगा फिर यहाँ से? 0 से L तक से dx के लिए कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? dx लंबाई के लिए, dx लंबाई का मास कितना हो जाएगा बेटा? m/n। या ऐसे लिख दूं kx स्क्वायर इंटू dx? सर ये कैसे हुआ बेटा? मैंने आपसे पूछा कि मान लो ये हमारा लेंथ है dm, इसके लिए कितना लंबाई हो जाएगा इसका? dx लेंथ के लिए, मतलब उस छोटे से लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा? इसी के बराबर हो जाएगा, सोच के देखो। यस सर। सर ये कैसे हुआ? कुछ नहीं बेटा, अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया था कि एक पार्ट पे हमारे पास m था, m/l कर दिया था हमने, और यहाँ पे इसको इन्होंने ऐसे दे रखा है बस kx स्क्वायर के टर्म में, बस यही दे रखा है क्या? सोच के देखो एक पॉइंट पे कितना आएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है? kx स्क्वायर। ठीक है, डाउट है दीदी? यूनिट लेंथ पे तो बताओ, मैं फिर से समझा देता हूँ, बट आई डोंट थिंक अब डाउट रहेगा क्योंकि छोटा कॉन्सेप्ट है। डाउट है बेटा किसी को? एनीवन ऑफ यू? अगर फिर से समझाना हो तो बोलो, ये लो फिर से समझा देता हूँ। इसका क्या मतलब है बेटा? ये हर जगह मिलेगा आपको, कहीं भी आप चले जाओ डेंसिटी हर जगह मिलती है, और डेंसिटी थ्रू आउट द मटेरियल कांस्टेंट रहती है। ये आपने पढ़ा है। अगर लोहे का सामान है तो लोहे का ही रहता है। ऐसा कभी हुआ है तकिए के नीचे रख के सो जाओ सोने का हो जाता है? नो सर। ऐसा होता तो बोलते थे जरूर दांत तकिए के नीचे रख के जाओ, सोना बन जाएगा सुबह। ठीक है, तो वो बचपन में ही होता है, अब बड़े हो गए हो, समझ गए हो, सोना पैसा कमाने से आता है। ठीक है, चलो, नहीं तो बाकी तो व्हाट्सएप में सोना मिलता है बस, है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूनिट लेंथ में आने वाला मास कितना है, मतलब हर पॉइंट पे अगर आप ढूंढने निकलोगे तो मास की वैल्यू कितनी मिलेगी? kx स्क्वायर, इसी के फंक्शन के बराबर। हाँ सर। अब मैं आपसे पूछूं यूनिट लेंथ मतलब किसी पॉइंट पे कितनी मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे? सर यूनिट लेंथ पे भी मास kx स्क्वायर ही होगा, यही बोलोगे? सोच लो। अब मैं आपसे पूछूं dm इस छोटे से एरिया में कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा? क्या यही बोलोगे kx स्क्वायर इंटू dx करके देख लो? यस सर। यस सर। यही बोलोगे ना, सभी यही बोलेंगे। ठीक है, तो dm की वैल्यू हमको ऐसे मिल गई। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है छोटा एरिया बड़ा एरिया, तो कोई बात नहीं, ये चीज को उठाना और इसको dx के साथ मल्टीप्लाई करना, बस इतना समझ लो। इसको उठाओ और dx के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना। ठीक, आगे चलें सेकंड पार्ट पे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला x का सेंटर ऑफ मास के लिए? व्हाट इज द फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L x dm अपॉन में हमने क्या लिखा था बेटा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ dm लिमिट 0 से। अब देखो, अब यहाँ पे हमको dm की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी ऊपर? kx स्क्वायर x इंटू kx स्क्वायर, यस सर, और साथ में dx इंटू dx डिवाइडेड बाई, कुछ डिवाइड में आ रहा है? जैसे dm की यस जगह सर, वो ऊपर का वेरी गुड। kx स्क्वायर dx। अब चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या बाहर आएगा बेटा? कांस्टेंट क्या लग रहा है? k ऐसा नहीं लग रहा है? k को कैंसिल हो जाएगा सर। चलो k से k कट गया, k को मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L x क्यूब इंटू dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L x स्क्वायर dx, k से k कट गया। तो द आंसर विल बी, व्हाट इज द आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब कितना होता है बेटा? सर x की पावर 4 अपॉन की और पावर 4 इंटीग्रेशन अपॉन ऑफ x स्क्वायर x³/3। 0 to L। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो क्या आंसर आएगा? 3/4 L 3/4 क्या है? किसी का कुछ आंसर आया बेटा? 3/4 L सर 3/4 L। अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर 3L/। ये आया? यस यस सर। सर। जिनका नहीं आया बेटा एक बार आप ट्राई करो। अगर ऐसे स्क्रीन पे सिर्फ देख के सोचोगे कि सीख लेंगे तो बेटा बहुत मुश्किल है फिर सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आरबीडी का बेसिक ही यही। एक और क्वेश्चन करे बेटा। सर एक क्वेश्चन था सर। जी बेटा बोलो। आरबीडी का फुल फॉर्म बताना सर एक बार। आरबीडी का रोटेशनल बॉडी डायनामिक्स या रिजिड बॉडी डायनामिक्स। टॉपिक से जो सर का ये वो टॉपिक है जो सर का सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि सर इससे कुछ भी नहीं सकते तुम्हें।
ठीक है, ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है वाकई में, मेरे को बहुत पसंद है पढ़ाना। सुनो देखो, अब मान लेते हैं कोई और चीज ले लेते हैं, किसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे, जल्दी बताओ। पेपर को फाड़ के देखें क्या शेप बनता है, तुक्का लगाएं? यस सर। तुक्का लगाएं, चलो तुक्का लगाते हैं यार, कुछ ना कुछ यस सर। ये किसका कर्व है, अगर किसी ने देखा है तो? क्यूबिक का कर्व जानता है कोई? ये लो मोड़ फोड़ दिया मैंने, अब ये कर्व बनने गया था तो फट गया। मान लो ये कोई कर्व है हमारे पास, ठीक है, ऐसा कोई कर्व, कोई कर्व। अब मैं इसकी डेंसिटी यानी कि किसी भी पॉइंट पे इसकी डेंसिटी लिख रहा हूँ सिर्फ। तो क्वेश्चन है, मान लो इसकी डेंसिटी है, वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज कितना हो जाएगा यार, थोड़ा सा पैराबोला लग रहा है, हल्का सा कुछ और भी लग रहा है। मान लेते हैं कांस्टेंट c इंटू एक्स की पावर 3, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है, ये क्यूबिक फंक्शन जैसा लग रहा है। आपने देखा है क्यूब कुछ ऐसा होता है बेटा, देखा है? यस सर। ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका सेंटर ऑफ मास बताओ इस पेपर का। चलो चलो शुरू करो, इसका लेंथ L है, फाइंड करो इसका सेंटर ऑफ मास। स्टार्ट फाइंडिंग, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर 4L/5 आ रहा है। कितना है बेटा? 4L/5। 4L/5। और किसी का? 4L/5, ठीक है, और किसी का? वेरी गुड, शाबाश बेटा। किसी का कुछ नहीं आया? अरे भाई चलो, मतलब मेरी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताया तो अभी 4L/5। एक बच्चे का ही आया और किसी का नहीं आया, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो देखो, हमको क्या करना है, हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट, 0 to L x dm, सेंटर ऑफ मास के लिए बस। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to L dm। बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस के लिए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dm, जल्दी बताओ, ऊपर वाले केस से समझ के। सर cx³ सर cx² cx³ dx। कितना? cx³ dx। यस। यही आ जाएगी, है ना? अब इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं बेटा, सिंपली cx³ dx अपॉन में, और साथ में क्या आ जाएगा? सर उसके ऊपर यही आ जाएगा, सबका यही आ रहा है क्या? तो मल्टीप्लाई होगा सर। हाँ ये x मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा, ये देखो कर तो दिया, सबका यही आया। यहां तक बेटा, ये सेकंड स्टेप तक निकालने में किसी को दिक्कत तो बताओ? आई डोंट थिंक, आना नहीं चाहिए। क्या कांस्टेंट है? c सर। c कांस्टेंट है, वेरी गुड। c को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन 0 to L x to the power 4। सर ये कैसे हुआ बेटा? देखो, क्या ये दोनों सेम बेस से शेयर कर रहे थे? तो हम ऐसा पढ़े हैं a to the power b into a to the power c। जब भी मल्टीप्लीकेशन में होता है, बेस सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं। ओके, यही किया मैंने। अब देखो, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 to L, c बाहर ले लिया, x² dx, क्या कट जाएगा? c से c कट गया। अब x to the power 4 का इंटीग्रेशन, x की पावर 5/5 0 to L और x² का सर x³ पे सर आपने x² लिख दिया होगा। कहाँ पे? x³ अच्छा x³ को, ओके ओके, ठीक है ठीक है, आपने x² लिख दिया। कोई नहीं, सॉरी फॉर दिस। सर x की पावर 4/4। x की पावर 4/4। हाँ, समझ गया। अब तो सबका आ गया होगा ना? यस सर। अब ठीक है, चलो एक और सवाल करें, ये सवाल मस्त है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी a + bx के फॉर्म में, ये पढ़ा आपने ऐसा कोई फॉर्म पहले? हाँ पढ़ रखा है। पढ़ा होगा आपने। मैं बोलता हूँ इस फॉर्म में इसकी डेंसिटी, आपको इसकी सेंटर ऑफ मास बतानी है। चलो भैया शुरू करो। सर क्या क्वेश्चन था सर? मेरे एक बार नेट चले गया। क्या बेटा? सर क्वेश्चन क्या था सर? मेरा नेट चले गया। अच्छा कोई नहीं, एक रॉड है बेटा हमारे पास, एक रॉड है,
सपोज देयर इज अ रॉड। अब रॉड का मतलब एक पेपर हमने ऐसे ले लिया और इसको ऐसे ऐसे मोड़ दिया हमने। अब हम जानना चाहते हैं बेटा, जैसे ये पेपर को मैंने मान लो ऐसे मोड़ दिया, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। ये कुछ इस शेप का दिख रहा है मुझे, ऐसे शेप का। तो इसके लिए मैंने चेक किया बेटा, तो हर पॉइंट पे मुझे इसकी डेंसिटी यहाँ पे भी मिल रही थी a प्लस बी एक्स, यहाँ पे भी मिल रही थी इसकी डेंसिटी a प्लस बी एक्स, क्योंकि डेंसिटी रिमेन सेम। अगर पेपर है तो बेटा पेपर ही होगा, स्टील नहीं होगा। यहाँ पे भी मुझे डेंसिटी मिल रही थी a प्लस बी एक्स। तो मैंने इस पेपर के लिए ये सोचा, क्यों ना मैं इस पेपर का सेंटर ऑफ मास निकालूं। तो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पेपर, कैसे करेंगे, यही मैं अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। कैसे, अब तो कोई बता दो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, डीएम। यूनिट इसके लिए डीएम क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ कोई बच्चा। a प्लस बी एक्स डी। शाबाश, a प्लस बी एक्स dx। ठीक। अब देखो, अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 to L x dm अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dm फॉर द कंप्लीट लेंथ 0 to L। अब x dm की जगह में क्या वैल्यू, dm की जगह क्या वैल्यू रखूंगा बेटा, a प्लस बी एक्स डी एक्स। x इंटू ए प्लस बी एक्स डी एक्स। नीचे क्या रखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L a प्लस बी एक्स। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे सब। चलो सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो बेटा। कुछ आया आंसर किसी का, सर L/2 आ रहा है। कितना, L/2। L/2। L/2 नहीं आएगा। देखो चलो सर आंसर आ गया। क्या है बेटा, सर 3al प्लस 2bl स्क्वायर अपॉन में 6l प्लस 3bl। ये थोड़ा सही लग रहा है। चलो कोई नहीं, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। किसी और का सॉल्व हुआ क्या बेटा, थोड़ा सा ना लंबा आंसर आएगा, बट डरना मत, स्टेप सेम रहेंगे। देखो इसको तोड़ तोड़ के करते, एकदम आराम से, एकदम आराम से बेटा। कैसे करेंगे सर, एकदम सर, धीरे से। हाँ बेटा, a l प्लस 3b l स्क्वायर अपॉन l 3। एल स्क्वायर आ रहा है तो ठीक है बेटा, बाकी एक बार देख लेते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो चीजें हो तो ब्रैकेट हमेशा ओपन किया करो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या बच गया, बस dx बच गया, और नीचे क्या बच गया, 0 to L a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अगेन ओपन द ब्रैकेट। सर दोबारा, हाँ बेटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। नीचे भी बेटा हम ऐसा कर सकते हैं, 0 to L a dx प्लस 0 to L bx dx। यही था इस पूरे क्वेश्चन में सस्पेंस। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस तरफ। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, अगर ऊपर वाले को सिर्फ मैं करूं तो इसका क्या आ जाएगा, a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पे b बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। लिमिट कितनी है, 0 to L। नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे भी सेम हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to L dx। यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, x dx इंटीग्रेशन 0 to L। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 विद द लिमिट 0 to L प्लस b इंटू x क्यूब बाय 2। 0 to L। वेरी गुड, चलो मतलब ठीक है, सीख लिया तुम लोगों ने जो मेन था इसका। चलो इसका क्या हो जाएगा, a इंटू सिर्फ x बच गया विद द लिमिट 0 to L, और b इंटू x स्क्वायर बाय 2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा ऊपर वाले के लिए, एल स्क्वायर बाई 2 प्लस
b इंटू एल क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई बेटा a इंटू एल प्लस b इंटू एल स्क्वायर बाई L square by 2। बहुत लंबा था, मानते हैं हम, एक ही क्वेश्चन में लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट था, इसलिए इस सर क्वेश्चन इसमें ऊपर नीचे सर 6/L से मल्टीप्लाई कर, हाँ एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ तक भी सही है। L भी कट रहा है सर। एल कट रहा है, यस सर, एक L Yes, sir. कॉमन ले लेंगे। कोई बात नहीं, हाँ वैसे कॉमन भी ले सकते हैं, हाँ यार एलसीएम ले कॉमन आ जाए, कोई नहीं, मतलब एक और क्वेश्चन करें ऐसे ही। Yes, sir. चलो मजा आएगा, ये वाला क्वेश्चन देखना, खुद से हो जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। चलो अब मैं बोलता हूँ कि द डेंसिटी इज, कुछ अच्छा टर्म ले लें बेटा जिससे थोड़ा सा मजा आ जाए। e टू द पावर x, नहीं ये थोड़ा सा सर एक ज्यादा। क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप ये रो लिख रहे हो क्या? यहाँ पे ये सर ये जो सिंबल बना रहे हो सर, ये रो का सिंबल बना रहे हो आप? जी बेटा, इसको हम लीनियर डेंसिटी, एक्चुअली डेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं। डेंसिटी के लिए हमारा जो सिंबल होता है वो रो होता है, और अगर लीनियर डेंसिटी हो गया बेटा तो हम लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ग्रीक अल्फाबेट्स है। Yes, ये sir. पहले हमको अंग्रेज लोग परेशान किया, सब एबीसीडी सिखा के, फिर ग्रीक वाला भी आया फिजिक्स में। हम वैसे वो पहले आए थे ग्रीक वाले। हाँ वो लोग पहले आया था, कुछ उत्तम बात मचा के गया उसमें, अपना कुछ दे दिया, थीटा बीटा अल्फा गामा सब इन्हीं लोग है। अब हमको समझ नहीं आता एबीसीडी क्यों नहीं फॉलो करते, अब यही चला आ रहा है वर्षों से, तो हम कहे चलो ठीक है। सर आप बोलो ना सर फिजिक्स की कम्युनिटी को कि चलो धरना प्रदर्शन करते हैं। जरूर हम मेल लिखेंगे बेटा, तुम्हारे आईडी से लिखेंगे, पर हमको थोड़ा लंबा रहना इस फील्ड में अभी, ठीक है। चलो देखो बेटा, एक और ले लेते हैं हम, मान लो p प्लस क्यू एक्स, नहीं ये वैसे ही हो जाएगा ना, मजा नहीं आएगा। लेट मी जस्ट चेंज दिस टू, हाँ अब सही है, रूट क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट, p एंड रूट q आर कॉन्स्टेंट। चलो अब सॉल्व करो बेटा, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सर हाँ बोलो बेटा। सर इंटीग्रेशन मतलब हम किसी परफेक्ट शेप के लिए भी तो कर सकते हैं ना? हाँ परफेक्ट में भी करोगे तो सही बैठ जाएगा, जितना शेप हमने किया, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो शेप रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल यही सब में होना चाहिए। मतलब परफेक्ट शेप में भी कुछ शेप ऐसे होते हैं, कोन। अब कोन इज नॉट अ परफेक्ट शेप, क्योंकि आप देखोगे तो लेंथ के अलावा उसका एरिया थोड़ा सा चेंज होते जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा थर्मल पावर प्लांट वगैरह देखा, इस शेप का होता है, तारापुर थर्मल पावर प्लांट अगर किसी ने देखा होगा तो। द रीजन इज धुआं जो है इसमें से थोड़ा प्रेशर से बाहर निकले। कोई नहीं, अभी सब सीखोगे तुम लोग, भी तो टाइम। चले आया किसी का कुछ आंसर? सर कर रहे हैं। आंसर 2 मिनट 55 पे मैक्स, आएगा। 2 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि आया किसी का कुछ? यस सर, आ तो रहा है। यस सर आ गया। क्या आया बेटा आंसर बताओ। PL/2 प्लस में रूट क्यू L की पावर 3/4 और 3/4 या 3/3? L की पावर 3/4 ठीक है। अपॉन में P प्लस में Q L स्क्वायर बाय 3। सर L की पावर 3/4 क्या सारी? सर L कॉमन ले लिया था ना, वो कट गया फिर। एल तो काट ही सर सकते, मेरा भी आंसर आ रहा है सर। पर मैं एल तो काटूंगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, एंड वेरी टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। सर डायरेक्ट कॉमन एक एक ही एक पावर कम होगी सर। डायरेक्ट। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्व कर देगा तो एक पावर को खाली हटाना था बस, इसलिए मैं इसको स्क्रीन पर सर खोल के रखा था। सर वही किया था मैंने। बस वही होगा, देखो कोई नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। एक्स से सेंटर ऑफ मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, अब डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है नहीं तो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पी, सर पी भी बाहर ले लो सर। पी एक्स यही हो जाएगा। यस सर। नहीं पी भी बाहर ले लो सर। कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पेज में तो होगा भी नहीं, अगले पेज पे कर देता हूँ बेटा। यहाँ से x का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, p हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx x dx। dx,
यही आएगा। यस सर। यस प्लस रूट क्यू बाहर ले लिया, अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर या क्यूब। एक्स क्यूब, क्यूब सर क्यूब क्यूब आएगा या एक पावर और बढ़ जाएगी, क्यूब आएगा। क्यूब आएगा सर। और नीचे क्यूब क्या आएगा आएगा, सर। जल्दी बताओ बेटा, शाबाश। सर पी इंटीग्रेशन ऑफ P- dx प्लस रूट क्यू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। एक्स स्क्वायर वेरी गुड। लिमिट 0 to L। कभी नहीं बदलेगा बेटा, याद रखना। ठीक, अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसका क्या आ जाएगा, p इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रूट क्यू इंटू एल टू द पावर 4 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई p एल प्लस रूट क्यू इंटू एल क्यूब अपॉन, 3। ये सब का आ रहा है क्या यहाँ तक? यस सर। अगर यहाँ तक आ रहा है तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एकदम सही पाथ पे हो। ये सही है बेटा। ठीक, अब ये तो x के लिए हो गया, एक y के लिए भी ट्राई कर ले, आसान है। Yes, ये sir. कर लिए तो y के लिए अब तुरंत तुम लोग कर लोगे। सपोज किसी भी पॉइंट पे मुझे डेंसिटी मिल रही है m प्लस n dy, ठीक है, ठीक है क्या बेटा? यस सर। चलो, थोड़ा सा मेरा फेस ब्लैक हो गया होगा, ज्यादा तो ब्लैक यस सर। चलो, एकदम सो सर पूरी स्क्रीन ही ब्लैक हो गई सर। यस सर। पूरी कोई बात नहीं। आपको मेरा मेन स्क्रीन दिख रहा है क्या, जिसपे हम लिख रहे हैं? यस सर। यस सर, वो दिख रहा है। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। देखा, इसलिए दिमाग लगा के, मेरे को पता था ये तो होना ही था। चलो एनीवेज, हम चलते हैं बेटा आगे। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें यार, m प्लस एन डी वाई, या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूं मैं। ये dy सर वही वाला है जो हाँ, वैसे ही टाइप का है बेटा इसमें, एन वाई स्क्वायर, लेकिन इस बार हमको y के अलोंग ये चीज मिल रही है, सॉरी y के अलोंग ये चीज मिल रही है, लीनियर डेंसिटी। अब हम कैसे सॉल्व करें इसको? व्हाट इज योर अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ x से सेंटर ऑफ मास निकालो, नाउ आई एम आस्किंग y से सेंटर ऑफ मास निकालो। हाउ विल यू डू दैट? सर सेम सर सेम जहाँ पे हम एक्स लेते थे वहाँ पे वाई ले लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो इसके लिए फाइंड करके फटाक से बताओ, टाइम मत वेस्ट करना बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ आया किसी का आंसर? सर पीछे वाला ही लिख दो सर, बस जहाँ पे सर आपने p लिखा था वहाँ m लिख दो, और जहाँ रूट क्यू लिखा है वहाँ m लिख दो। बस पक्का? यस सर। देखो, जब भी आपसे y से पूछा जाए, z से पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट कीप इन माइंड वन थिंग, नथिंग मोर देन m के साथ क्या आ जाएगा, x आएगा या y आएगा? वेरी गुड, y साथ में क्या आएगा, d y प्लस इसके साथ किसका इंटीग्रेशन होगा, एन वाई स्क्वायर डी वाई। एक मिनट, y स्क्वायर या y क्यूब, पहले ये सोच लो। क्यूब होएगा। वाई क्यूब। y क्यूब सर। क्यूब। हम का स्क्वायर बोल दिए, सब मैटर हो जाएगा। चलो, और क्या बच जाएगा नीचे? एम डी वाई वेरी गुड, प्लस इंटीग्रेशन एन वाई स्क्वायर डी वाई। शाबाश बेटा। 0 to L, ये तो कभी नहीं बदलेगा, 0 to L, 0 to L। अगेन अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कुछ भी सॉल्व कर लो बेटा, m बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं, एल स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाहर आ जाएगा, y मतलब l की पावर, y की पावर 4/4 अपॉन एल की पावर 4/4। वाह, एक्सपर्ट हो गए तुम लोग इसमें। नीचे क्या आएगा, एम एल प्लस एन एल स्क्वायर n l क्यूब क्यूब। एल क्यूब क्यूब बाय क्यूब 3। ठीक है। y z h i j के जिसके लिए पूछेंगे निकाल दोगे, यस सर। एक्सपर्ट हो गए, पक्का है ना? शुरू में थोड़ा देख के लग रहा था सर ये यूनिट लेंथ ये सब में कंफ्यूजन था, आई कैन अंडरस्टैंड, वो सबको होता है बेटा। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते गए, हम समझते गए कि एक पॉइंट में, अगर आप हर जगह देखो बेटा, तो हमने क्या किया है, हमने एक पॉइंट पे डेंसिटी कैलकुलेट की। किसी एक पॉइंट के लिए हमको डेंसिटी पता थी यार, पेपर की है तो पेपर की ही है, हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डेंसिटी कैलकुलेट की। जैसे हमने उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डेंसिटी कैलकुलेट की, हमको ये वैल्यू मिल गई। ठीक है बेटा, इसी तरह हमने सबके लिए सॉल्व किया।
तो अब आपको कोई कचड़ा भी दे देगा तो आप उस कचड़े के लिए कैलकुलेट कर लोगे ना सेंटर ऑफ मास। खाली हमको ये बता दो उसकी डेंसिटी कितनी है किसी पॉइंट पे। सर उसका भी तो फंक्शन ही होगा ना। सर बिजली आ गई सर, कांग्रेचुलेशंस। बिजली 1 सेकंड के लिए गया था, बट इतना ही में क्लास डिस्टर्ब हो जाता। एक्चुअली मैंने इन्वर्टर से वो स्विच नहीं ऑन किया, भूल गया, ठीक है, घर का वो नहीं ऑन किया, बस वाइफ सामने रूम को ऑन करके छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, ठीक है। एनीवेज आगे चले सेकंड पार्ट पे। यस सर। चलो यहाँ तक तो मजा आ रहा था, सब कुछ ठीक था, आगे भी मजा ही आएगा बेटा। देखो ये तो रही बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसे इस शेप में है, ठीक है, इस शेप के लिए हमने कुछ ना कुछ कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इफ सपोज ऐसा शेप ना हुआ तो व्हाट विल यू डू? सपोज इस बॉल के लिए सेंटर ऑफ मास बताओ। बॉल नहीं दिख रही सर देखिए बॉल तो है भी नहीं है, पता नहीं क्या है, बट इसके लिए सेंटर ऑफ मास बताओ क्या होगा। कचरे के लिए भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, अब ज्यादा नहीं फाड़ूंगा, नया पेज है, काम आ जाएगा। देखिए सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक पेज है, इसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो ये तो शेप आपको दिख रहा है बेटा, कुछ ना कुछ शेप है जिससे आप सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे, यस सर। राइट। व्हाट इफ सपोज आई एम चेंजिंग द शेप, सपोज कर लेते हैं बेटा कोई एक शेप ले लेता हूं मैं। अब यहां से यहां तक ट्राइंगल है और यहां से यहां तक क्या दिख रहा है आपको? ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल। ट्रेपेजियम है। चलो हाँ, एक रेक्टेंगल जैसा स्ट्रिप दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। अब आपसे कोई पूछ ले इसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालो, कैसे निकालोगे? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। सर ऐसा भी पूछ सकते हैं बेटा, उनका मन करेगा तो वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मान लो इसको ऐसे कर दिया तो क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास बताओ। ऐसे कर दिया तो ठीक है सर, और थोड़ा से तो बेटा ऐसे कर दिया तो सेंटर ऑफ मास बताओ। इसका तो बता दोगे ट्राइंगल का। तो ऐसे केसेस भी हमको देखने पड़ेंगे बेटा आगे चल के कि क्या होगा। व्हाट इफ सपोज किसी और तरह से हमसे पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपसे बोलना चाहूं बेटा यहाँ पे तो dx dy आपने ले लिया था, बट व्हाट इफ सपोज हमारे पास एक सर्कल है, इसमें हम dx dy को फाइंड कर सकते हैं, d थीटा को फाइंड कर सकते हैं। आप बताओ मुझे, इधर वी कैन फाइंड dx dy और d थीटा हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। d थीटा। वेरी गुड। क्या हमने लीनियर वीनियर जैसा कुछ पढ़ा था बेटा? यस सर। यस सर। इट इज एट एन एंगल थीटा। अगर अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मास कितना होगा? dm होगा। तो अगर आप मुझे इंटीग्रेट करना है इस मास को, तो मैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा बेटा? लिमिट क्या होगी मेरी? 0 से 2 पाई की लिमिट। शाबाश, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछ ले टोटल मास, मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया। अब सर 2 पाई कैसे लिया आपने? 0 से 2 पाई बेटा देखो, यहां से चलना शुरू करेगा। हाँ सर, यहां से यहां गया, कितना हुआ जल्दी बताओ। यहां से यहां पाई 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई, क्योंकि 2 इंटू 180 और 18 गुणे 2, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों करना पड़ा? वाई कांट वी जस्ट फाइंड dx एंड dy? बेटा देखो, dx एंड dy हम तब लेते जब चीजें लीनियर हो। तो समझ में नहीं आया। देखो मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार बताया बेटा कि अभी तक आपने जो पढ़ा था लीनियर चीजें पढ़ी थी, कि मान लो एक आदमी स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसलिए आपने पढ़ा था मोशन में स्ट्रेट लाइन। तो आप बहुत आराम से सारे इक्वेशन यूज करके बता दोगे। व्हाट इफ सपोज यही आदमी सर्कुलर में चलने लगे, तो क्या वो सारे इक्वेशन सेम रहेंगे बेटा, सारे पैरामीटर्स? नहीं रहेंगे। तो एक्स और वाई एक्सिस चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या ले लेना पड़ेगा बेटा? थीटा एंगल लेना पड़ेगा। यस सर। अगर आदमी ऐसे चल रहा है तो अब आपको थीटा एंगल लेना पड़ेगा सेंटर के रेस्पेक्ट में। मान लो यहाँ गया, ठीक है, यहां से यहाँ गया, तो हम क्या बोलते हैं? यहां से यहाँ गया तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यूज करते हैं बेटा, ये वर्ड एंगुलर। यस सर। कितना होता है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जल्दी बताओ सर डेल्टा थीटा कितना होता है? सोचो, कोई बात नहीं। एंगुलर वेलोसिटी बताओ बेटा कितना होता है? सर डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन। d थीटा बाय और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? मैं इसको एंगल मान लेता हूँ θ2, इसको मान लेता हूँ θ1, तो ओमेगा की वैल्यू कितना हो गई?
थीटा 2 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा थीटा 2 1 minus बाई थीटा टी। 1। शाबाश, ये पता है सबको? यस सर। सर आपने पढ़ा। बस तो अगला वाला जो है हम सेमी सर्कुलर रिंग के लिए फाइंड करेंगे और दैट इज वेरी सिंपल। तब तक एक बार के डाउट्स वगैरह ले लूं यार, कि भी डाउट्स है।